हेलो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का फोकस कॉन्सेप्ट्स में। आज इस पेपर के हम मैथ्स के सॉल्यूशंस करेंगे। पेपर रहेगा सीआरपीएफ का और पोस्ट है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ऑलरेडी हम इस पेपर की एक शिफ्ट सॉल्व कर चुके हैं जो कि 22 फरवरी 2023 की थी और उस शिफ्ट का सॉल्यूशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। बाकी आज हम सॉल्व करेंगे इस पेपर की अगली शिफ्ट और ये शिफ्ट है 23 फरवरी 2023 की, जिसकी टाइमिंग थी 4 to 5:30। इसके अलावा आपको पता है कि टोटल 100 क्वेश्चन इस पेपर में हैं और इनमें से मैथ्स के आपको मिलते हैं 25 क्वेश्चंस और ये बेस्ट क्वेश्चन है अपने आप में। आपने पहले वीडियो में भी देखा होगा, थोड़ा कैलकुलेटिव भी है और लेवल भी अच्छा है। तो उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको आज भी पेपर में देखने को मिलेंगे और बिल्कुल उनके जो बेस्ट मेथड हो सकते हैं और कैसे कैलकुलेशन को कम से कम रखने हैं, वही आपने सीखना है। बाकी देखो, ये कंप्लीट पीडीएफ है हमेशा की तरह और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया जा रहा है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहे हैं तो वन बाय वन बड़े ध्यान से आपको क्वेश्चन समझने हैं। पहला जो क्वेश्चन है, देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कोई अलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए और अगर आप चाहो तो बिना फार्मूले के भी कर सकते हो। जैसे a+b+c 6 है तो आप ट्राई करो यहाँ पर a b c की वैल्यूज़ को पुट करने की और ऐसी वैल्यूज़ 1 2 3 हो सकती है। अगर आप a को 1 लेते हो, b को 2 लेते हो और c को 3 लेते हो तो आगे की ये सभी वैल्यूज़ भी आप करके देखना, सेटिस्फाई हो जाएगी। और पूछा a इंटू बी इंटू सी है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 डेट इज़ 6। 6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बाकी कई बार ये अगर वैल्यूज़ नहीं मिलती तो प्रॉपर सॉल्यूशन भी समझना होता है और उस पर भी हम बात करें अगर, तो करना क्या है, देखो पहले आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो। तो आप देखोगे एलसीएम ABC बनेगा और ऊपर जो आपको देखने को मिलेगा वो है AB प्लस BC प्लस CA और जो नीचे आपको ABC मिल रहा है तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 11/6 से मल्टीप्लाई करा लो तो इतना आपको वैल्यू मिलेगी AB प्लस BC प्लस CA की। अब जो फार्मूला यहाँ यूज़ होगा वो है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर और याद होगा आपको ये फार्मूला, बाकी मैं इसको लिख भी देता हूँ। A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, बट अगर आप 2 कॉमन ले लेते हो तो फिर आपको लिखना होगा इसको इस तरीके से। अब बस आप यहाँ वैल्यूज़ को पुट करते चलो। जैसे A प्लस B प्लस C 6 है तो 6 का स्क्वायर होता है 36। उस तरफ A² प्लस B² प्लस C² की जगह आप 14 लिखोगे प्लस में 2 और इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू आपके पास है 11/6 ABC। तो अगले स्टेप में देखो 14 इधर आया तो ये रह गया 22 और 22 अब जो है इक्वल्स टू हो गया इस वैल्यू के और इधर भी देखो 22 बन रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया। 6 को आप इधर लेकर आओगे तो बस ABC की वैल्यू ऐसे भी मिल रही है आपको, तो 6 इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस से है। कहता है A ने B को एक लैपटॉप बेचा 15% के प्रॉफिट पे, B ने C को 20% प्रॉफिट पे बेचा और C ने D को 5% लॉस पर। A से लेके D तक जो सभी लोगों को मिलाकर प्रॉफिट हुआ है उसकी वैल्यू हमें गिवन है और C का हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो तरीका देखो बहुत सारे है इसके, लेकिन एक बेस्ट तरीका ये भी हो सकता है कि आप मान लो सिंपली A ने 100 में लैपटॉप खरीदा है 15% प्रॉफिट पे, यानी 115 में B को बेचा। अब B ने C को जो बेचा है तो वो इस पर कमाया होगा 20%, क्योंकि 115 A के लिए सेलिंग प्राइस था बट B के लिए कॉस्ट प्राइस है। तो 115 का 20%, देखो 20% निकालना आसान है, 115 का 10% आप बोलोगे 11.5 और 20% का मतलब इसी का डबल, डेट इज़ 23। तो 23 जब आप जोड़ोगे 115 में तो 138 में C को बेचा। C ने D को 5% लॉस पर बेचा। 138 का 10% अगर मैं आपसे पूछूं आप बोलोगे 13.8 और उसका अगर आप हाफ कर लेते हो 6.9 तो वही 5% होगा। लॉस है तो आप माइनस करोगे तो 131.1। अब ये इन चारों के कॉस्ट प्राइसेस है और A से D तक अगर हम देखें कि टोटल इन सभी को मिलाकर कितना प्रॉफिट हुआ है तो आप बोलोगे 31.1। इसी की एक्चुअल वैल्यू इतना है तो आप 1492.8 को अगर डिवाइड करते हो 31.1 से तो आपको 1 की वैल्यू मिलेगी और निकालनी आपको है C का कॉस्ट प्राइस यानी 138 की वैल्यू।
अब इसको बस सिंपली सॉल्व करना है। डेसिमल से आप डेसिमल काट दो और कोशिश करो कि 311 से ही आप इसको सीधा काट दो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो 4 बारी में ये 1244 बनेगा और आप घटाओगे तो आपको 248 मिलेगा और एक और 8 है, पूरा 8 बारी में घटेगा। और अब 48 को भी 138 में मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यूनिट डिजिट आप मल्टीप्लाई करोगे 8 से आप, तो यूनिट डिजिट आपको मिलेगा 4। अब यहाँ देखो एक से ज़्यादा ऑप्शन है जिसमें आपको 4 मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप बिल्कुल कह सकते हो कि आंसर सी होगा, डी बिल्कुल नहीं हो सकता। और उसका रीज़न ये है कि अगर मैं 48 को थोड़ा सा बढ़ा के भी मल्टीप्लाई करूँ, मान लो 50 में, तो 50 × 138 भी 6900 होते हैं और ये उससे भी ऊपर है, तो मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट का। इंग्लिश में अगर इसको थोड़ा समझाऊँ मैं आपको, तो 15,240 यहाँ पर वो पैसा है जो आपने उधार लिया है और इसको 3 बराबर इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में आपको पे करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने % है CI पर। तो बताना है कि वो जो ईच इंस्टॉलमेंट हर एक साल आप दोगे वो किसके बराबर है। कॉन्सेप्ट इसका ये है, देखो अगर आपने पैसा आज लिया है 2023 में उधार, तो पहली इंस्टॉलमेंट 2024 में जाएगी, दूसरी 2025 में और तीसरी 2026 में। यानी पहली इंस्टॉलमेंट में 1 साल का इंटरेस्ट, दूसरी में 2 साल का और तीसरी में आपको दिखाना है 3 साल का इंटरेस्ट। और कैसे दिखाना है इंटरेस्ट, इस फ्रैक्शन को बनाओ पहले। 16 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 होती है और इसका मतलब है अगर प्रिंसिपल आप 6 मानोगे तो उस पर इंटरेस्ट लगा आपका 1। अगर प्रिंसिपल 6 मानोगे और 1 इंटरेस्ट लगा तो इंस्टॉलमेंट जो जाएगी वो बन के जाएगी 7। अगली इंस्टॉलमेंट में आपको 2 साल का इंटरेस्ट दिखाना है, तो आप सिंपली इन्हीं नंबर्स का स्क्वायर कर दो और आप बोलोगे 36 और 49। तीसरी इंस्टॉलमेंट 3 साल बाद जा रही है, 3 साल का इंटरेस्ट दिखाना है, आप सिंपली इन नंबर्स का क्यूब कर दो आपकी बारी, तो आप बोलोगे 216 और उधर 343। अब जैसे कि तीनों इंस्टॉलमेंट्स इक्वल पे करनी है, तो आप इनको इक्वल बनाने के लिए यहाँ 7 से और यहाँ 49 से और मल्टीप्लाई करो, और बल्कि बैलेंस करने के लिए आपको इतनी ही मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी करनी होगी। अब अगर आप इस सभी को जोड़ लेते हो तो आपको पता चलेगा उधार लिया गया पैसा और उसी की एक्चुअल वैल्यू देखो आपको यहाँ गिवन भी है। तो इसको टोटल करते हैं पहले। 49 को आप 50 मान के भी करोगे तो 294 बनेगा। 7 × 36 आप करोगे तो 180 और 52, मतलब 36 5 से 180 और 72, तो 252 आपको यहाँ मिलेगा और नीचे तो 216 है ही। तो जब आप इनको जोड़ोगे 200 400 690 और 740, तो ये 762 मिल जाएगा। और 762 की ही एक्चुअल वैल्यू आपको देखो यहाँ गिवन है 15,240, और ये इसको टोटल 20 बारी में कटेगा। तो ईच इंस्टॉलमेंट जो आप 343 की दिखा रहे हो हर साल, वो भी 20 टाइम्स हो जाएगा और ईच इंस्टॉलमेंट आपकी होगी 6860 की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मेंसुरेशन का है। यहाँ आपको बताया जा रहा है एक कोन है यानी कि शंकु, और जिसकी हाइट है 40 सेंटीमीटर। कहता है कि ये एक छोटा शंकु काटा गया टॉप पर और इसको जो काटा गया है पैरेलल टू बेस, यानी कि इस आधार के समांतर आपने ऐसे एक ऊपर से कट लगा दिया और ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है ऐसे एक छोटा शंकु बन गया। ऊपर तो आपको छोटा शंकु नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ये नीचे वाला पार्ट क्या है, तो आप बोलोगे ये है फ्रस्ट्रम। इसके अलावा हमें ये भी बताया है कि जो वॉल्यूम है इस छोटे वाले शंकु का, ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये 1/64 है इस पूरे शंकु की तुलना में। तो इसका मतलब ये है कि अगर वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन, बड़े वाले कॉन का वॉल्यूम अगर हम 64 माने, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कॉन 1 हुआ। और कॉन्सेप्ट यहाँ ये बनता है कि जब जब आप इस शंकु को आधार के समांतर काटोगे यानी पैरेलल टू बेस, तो छोटा शंकु और ये बड़ा शंकु हमेशा सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं। और सिमिलैरिटी में होता क्या है कि सेम रेशियो बनता है साइड्स का, और वो रेशियो पता करने के लिए वॉल्यूम्स का करना होता है क्यूब रूट।
तो अगर आप वॉल्यूम्स का क्यूब रूट करते हो तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मिल जाएगा, या हाइट की बात करे हो रही है तो आप बोलो हाइट का रेशियो मिल जाएगा, और वो रेशियो मिलेगा 1 और 4। यानी छोटे वाले कोन की अगर आप हाइट को 1 मानते हो तो बड़े वाले कोन की हाइट को यानी इसे आपको 4 मानना होगा, और 4 में से एक ऊपर आपको ऑलरेडी नज़र आ रही है, तो फ्रस्ट्रम की हाइट आप बोलोगे 3। अब टोटल हाइट जो ये 4 है तो इसकी वैल्यू आपको गिवन है कि ये 40 है, आप बोलोगे 10 टाइम्स। और फ्रस्ट्रम की हाइट आपसे पूछी जा रही है यानी 3 की वैल्यू, तो आप बोलोगे 30 सेंटीमीटर होगी फ्रस्ट्रम की हाइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, और यहाँ आपको बताया जा रहा है कि राजू जो है अपनी आय का यानी इनकम का 15% बचत करता है। 15% की जो बचत करता है, आप यहाँ इसकी ना फ्रैक्शन बनाओ। आप बोलोगे 15% की फ्रैक्शन 3/20 होती है कि अगर वो 20 कमाता है तो उसमें से 3 की बचत करते हैं, और एक्सपेंडिचर्स जो उसके हुए वो 17 हुए। बाकी एक एक दो दो ज़ीरो आप बढ़ा सकते हो ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। आगे देखो, उसकी जो वेतन है वो आपको 18% से बढ़ानी है, और 200 का 18% निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इमेजिन कर सकते हो 36 होगा, और 36 अगर आप जोड़ते हो तो यानी नई इनकम 236 हुई। अब 236 में से ही वो खर्च भी करेगा और बचत भी, तो कहता है उसने अपनी बचत में भी 20% की वृद्धि कर दी, और बचत पहले 30 थी, 30 का 20% आप समझ रहे हो 6 होते हैं, 6 से इसको बढ़ाओगे तो 36। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ उसकी नई एक्सपेंडिचर यानी नए खर्च क्या होंगे, तो आप बोलोगे 236 माइनस 36 यानी 200। अब हमें नए वाले खर्च की वैल्यू गिवन है और वो वैल्यू है इतना, तो अगर आप 132500 को 200 से डिवाइड करते हो तो 1 की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू आपको 1325/2 मिलेगी। और आपको वैल्यू निकालनी है कि ये सैलरी बढ़ने से पहले जो सेविंग्स थी 30, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 2 से आप इसको 15 बारी काटोगे और फिर से यूनिट डिजिट आप देखोगे 5 5 से 25 का 5। अब आप बोलोगे यहाँ फिर से 2 ऑप्शन है जिनमें यूनिट डिजिट 5 है, तो फिर से आप वही करके देखो, इसको थोड़ा सा बढ़ा लो, आप 20 कर लो, और 20 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तब भी 26,500 बनेगा। ये तो उससे काफ़ी ऊपर है, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, एजिस का क्वेश्चन है। आपको बताया जा रहा है 5 साल पहले लॉरेल की आयु अपने पुत्र की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष अधिक थी। अब 4 गुने तक तो ठीक था, लेकिन ये 4 वर्ष अधिक, यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए कि अब हम रेशियो नहीं बना पाएंगे बल्कि एक्स की टर्म्स में उनकी एजेस को मानना पड़ेगा। तो एक्स के टर्म्स में इनकी एजेस को मानना शुरू करते हैं। 5 साल पहले देखो 2018 था, तो मान लेते हैं 2018 में अगर सन की एज एक्स थी तो फादर की एज यानी कि लॉरेल की एज इस एज के 4 गुने से 4 अधिक है, तो यानी कि 4x + 4 होगी। और अब जो बात हो रही है अगले टाइम की एजेस की, वो 3 वर्ष बाद हो रही है, लेकिन 3 वर्ष बाद 2018 से नहीं बल्कि प्रेजेंट से यानी 2023 से, तो आप बोलोगे 2026 की बात हो रही है। और 8 साल आप देखो आगे चल रहे हो, तो 8 पहले ही आप जोड़ लो इन दोनों की एजेस में, और उसके बाद आप आगे पढ़ो कि जो लॉरेन की एज है यानी फादर की, वो सन की एज के 3 गुने से 6 वर्ष कम होगी। तो यहाँ से देखो आपको अब एक्स की वैल्यू निकालने का मौका मिल गया। आप इस ब्रैकेट को मतलब इधर राइट हैंड साइड अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा 3x + 24 - 16 -6 यानी 3x + 18, और 3x इधर आया तो x बचा और 12 उधर गया तो 6। x की वैल्यू आपको 6 मिल रही है। अब आप यहाँ 6 पुट कर लो x की जगह, तो सन की एज यहाँ आपको 6 मिल रही है, और फादर की जो एज आपको मिलेगी 6 4 + 24 + 4 28 मिली। तो इन दोनों का देखो सम आपको जो 36 ईयर्स मिल रहे हैं ये आपको मिल रहा है 2018 में, और आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों का सम मिलाकर 50 साल कब हो जाएगा। उसी बीच एक गलती आप ठीक कर लेना,
इधर 28 और 6 34 बनते हैं, तो यहाँ आप 34 कर लेना। तो इतना इनका सम बन रहा है 2018 में। 50 साल इन दोनों की एज मिलाकर कब होगी? तो दोनों का सम 50 बनाने के लिए आप समझ रहे हो, आपको 16 जोड़ना पड़ेगा और 16 दो लोगों के लिए जोड़ना होगा, तो यानी एक के लिए 8 जोड़ना होगा। तो 8 साल बाद ऐसा होगा, और 2018 से हम 8 साल आगे चले तो 2026 ही होते हैं। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि आज से कितने वर्ष बाद होगा। तो क्योंकि आज 2023 है, तो 23 से 3 साल बाद 26 आते हैं, तो आप बोलोगे 3 साल बाद ऐसा होगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कहता है जो दिलीप है वो किसी काम को अकेले इतने दिनों में कर सकते हैं, मतलब 32 1/2 या 32.5, जो मर्जी आप समझो। इसके अलावा कहता है जो देवेन है इसकी कार्य क्षमता दिलीप से 30% ज़्यादा है। तो आप दिलीप की अगर कार्य क्षमता को 10 मानते हो तो देवेन की कार्य क्षमता 13 हो जाएगी। और यहाँ देखो इन्फॉर्मेशन गिवन थी दिलीप अकेला, यानी जो 10 की कार्य क्षमता से काम करते हैं अकेला 32.5 दिनों में काम कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम आप समझते हो टोटल वर्क होता है, तो क्वेश्चन में टोटल वर्क भी आ गया 325। अब कहते हैं दोनों जो है एकांतर दिनों में काम करते हैं, यानी एक दिन छोड़ एक दिन बाद। और शुरुआत देवेन करते हैं। देवेन पहले दिन जो काम करेगा वो 13 करेगा। फिर अगले दिन टर्न होगा दिलीप का, वो एक दिन में कितना काम करेगा? आप बोलोगे 10। और ऐसे ही ये साइकिल आगे बढ़ती चलेगी, और हम कह सकते हैं कि हर 2 दिनों में जो काम होगा वो होगा 23। बाकी काम हमें देखो टोटल इतना करवाना है, तो आप कोशिश करो कि 23 से 325 को काटो। कितनी बारी मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये कट सकते हैं? तो आप बोलोगे 23 वन ज़ा 23 और बचा 95, तो 4 बारी 92। तो हम ऐसी 14 साइकिल्स पढ़ सकते हैं। तो आप जब दोनों जगह 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 दिन बाद आपको पता चलेगा काम हो चुका होगा 23 गुना 14 यानी 322। और अब कितना काम और बाकी है? तो आप बोलोगे 3। बस आपको समझना ये है कि अब ये 3 काम किससे कराने हैं। तो बारी है देखो इस आदमी की, यानी कि देवेन की। और 3 काम ये करेगा कितने दिन में, जबकि इसकी क्षमता है 13। तो आप बोलोगे इतना टाइम और लगेगा। तो 3/13 दिन और लेकर ये 3 काम भी पूरा हो जाएगा, और टोटल काम खत्म होने तक 28 सहित 3/13 दिन का समय लगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। कहता है जेन मार्क द डाइनिंग सेट एट 20% अबव कॉस्ट। मतलब अगर कोई सामान जेन को 100 रुपये का पड़ता है तो वो उसको मार्क्ड करती है 20% ज़्यादा पे, यानी 120 पे। और फिर वो 10% का डिस्काउंट भी देती है। तो 120 का 10% आप समझ रहे हो 12 होता है, और 12 आप इसमें से माइनस करोगे तो सेलिंग प्राइस बना 108। अब 108 में जो जेन ने बेचा है वो बेचा है जेसिका को, तो यानी जेसिका के लिए सेलिंग प्राइस हो गया 108। अब जेसिका ने भी क्या किया कि मार्क्ड प्राइस उसका 25% से बढ़ाया, 108 का 25% यानी 1/4 आप निकालोगे तो 27 आपको मिलेगा, और 27 से बढ़ाया तो आप बोलोगे 135। उधर से देखो डिस्काउंट कितना दिया है ये तो हमें नहीं बताया, लेकिन ये ज़रूर बताया कि प्रॉफिट 15% का हुआ है। और आप अच्छे से समझते हो कि प्रॉफिट परसेंट की कैलकुलेशन सीपी पर होती है, यानी अब हमें 108 का निकालना चाहिए 15%। लेकिन कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन डेसिमल में जा सकती है, तो आप एक एक ज़ीरो और बढ़ा दो, बेशक ऊपर भी आप एक एक ज़ीरो और बढ़ा दो। और अब कॉस्ट प्राइस 1080 है, जिसका 15% निकाल के आपको जोड़ना है ताकि सेलिंग प्राइस बन जाए। तो आप बोलोगे 1080 का 10% तो 108 होता है, और 5% 54 होता है, तो 15% का मतलब हुआ 162। और 162 जब आप 1080 में जोड़ोगे तो आपको मिलेगा सेलिंग प्राइस 1242। और हमसे पूछा जा रहा है कि डिस्काउंट कितना दिया है।
तो ध्यान से देखो 1350 वाला सामान 1242 में दिया जा रहा है, तो 108 का डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। तो बस इतनी सी कैलकुलेशन आपको करनी है। 27 से ये 4 टाइम्स में गया और ये 5 टाइम्स में, 5 से 2, 4 2 ज़ा 8%। 8% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और क्योंकि आंसर परसेंटेज में पूछा था, इसलिए हमें ऐसे डाटा की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, नंबर सिस्टम से है। कहता है 2 अंकों की एक संख्या है, मान लो XY है, और उसके अंकों को हमने आपस में पलट के एक नया नंबर मतलब नई संख्या तैयार की YX। तो कहता है इन दोनों के बीच का अंतर 54 है। देखो क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। आप किसी भी 2 अंक के नंबर को अगर पलट कर लिखते हो तो इन दोनों नंबर्स के बीच में जो अंतर आपको देखने को मिलेगा वो हमेशा 9 के पहाड़े में आएगा, मतलब 9 का मल्टीपल होगा। और आप पूछोगे कौन सा मल्टीपल होगा, तो जितना डिजिट्स के बीच में अंतर है, यानी x माइनस वाई। अब यहाँ आपको अंतर देखो 54 बताया है, और 54 अगर मैं पूछूँ 9 के टेबल में कितनी बारी में आता है, आप बोलोगे 6। तो यानी एक बड़ा हिंट हमें यहाँ मिल चुका है। नंबर कोई ऐसा है जिसके डिजिट्स का अंतर है 6। अब ऐसे नंबर आप बना सकते हो, अगर मैं यूनिट डिजिट को 1 लूँ तो 6 आप बढ़ाकर 7 लिख लो, मतलब आपको मेनली 6 यहाँ अंतर रखना है 2 डिजिट्स के बीच। आप बोलोगे ऐसा नंबर तो 2 रख के भी बन सकते हैं, तो अगर आप 2 रखोगे तो यहाँ 8 रखना होगा। अगर एक बार आप यहाँ 3 रखते हो तो आप यहाँ 9 रख लो। इसके अलावा कोई नंबर नहीं बनेगा। अगर आप यहाँ 4 रखोगे तो 6 जोड़ के यहाँ 10, और ये पॉसिबल है नहीं। तो ऐसे नंबर्स के पेयर ये है पॉसिबल। अब एक और बात यहाँ गिवन है, कहता है नंबर ऐसा है जिसके अंकों का योग यानी सम ऑफ डिजिट्स 10 है। आप देख पा रहे हो सिर्फ इसी में 10 बन रहे हैं सम ऑफ डिजिट्स, तो यानी नंबर यहाँ 82 हो सकते हैं, और उसको पलटने के बाद 28 बना होगा। और हमें इन दोनों का एवरेज निकालना है, तो दोनों को जोड़ के सिंपली डिवाइडेड बाय 2 करोगे, और ऐसे हमें आंसर मिल जाएगा 55। तो 55 इसका आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, पाई चार्ट का एक क्वेश्चन है। 2 पाई चार्ट आपको यहाँ दिखा रखे हैं। पहले पाई चार्ट में आपको बता रखा है नंबर ऑफ टीचर्स, मतलब किस ग्रुप एज की कितनी टीचर्स है वो आपको यहाँ बता रखे हैं, और उसी ग्रुप की टीचर्स की सैलरी जो है पर मंथ वो आपको यहाँ दिखाए हुए हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो 30 से 40 के बीच में टीचर्स हैं उनकी एवरेज सैलरी क्या होगी। एवरेज निकालना आपको अच्छे से आता है, बस 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स और उनका एवरेज। तो 30 से 35, 30 से 40 में देखो 2 रेंज आएगी, एक तो 30 से 35 और 35 से 40। अब नंबर ऑफ टीचर्स की अगर बात करें 30 से 35 तो वो 12 है, और 35 से 40 के बीच जो टीचर्स है वो 15 है। ये तो नंबर ऑफ टर्म्स हुआ। अब इन दोनों का जो ग्रुप्स का एवरेज है तो वो आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। 30 से 35 साल जिनकी एज है तो उनका एवरेज है देखो 32,000, मतलब मंथली सैलरी है 32,000, और इधर है 38,000। अब आपको बस सिंपली कंबाइंड एवरेज निकालना है, यानी इन सभी का एवरेज मिलाकर। तो निकालना कैसे है, देखो आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स को आप छोटा कर सकते हो, 3 से आप काटोगे 4 और 5 बारी। अब 4 इंटू 32, आप समझ रहे हो 32 2 ज़ा 64 2 ज़ा 128, और ये 3 0 बाद में लगा लेना आप। 5 इंटू 38 करोगे तो 190, दोनों को जोड़ने पे बन रहे हैं 318, और यहाँ 3 0 लगा लेते हैं, और एवरेज हमें इनका निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 9। अब देखो 9 से अब इसको काटोगे 3 टाइम्स में 27, फिर बचा 48, तो 9 5 ज़ा 45, फिर बचा 3 और 0, 9 3 ज़ा 27, और ऐसी रेंज आपको नज़र आ रही है सिर्फ एक ही ऑप्शन में। तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब इस 11 क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि 2 पाइप है जो कि अलग अलग 24 और 30 मिनट में किसी टंकी को भर सकते हैं। इनके नाम लिख लेते हैं। मान लेते हैं पहले पाइप का नाम ए है और दूसरे का बी है। इसके अलावा
हमें बताया गया है कि एक लीकेज भी है, एक होल है देखो बॉटम में, यानी एक लीकेज है तल में, जिससे 4 गैलन्स पर मिनट के हिसाब से पानी बाहर होते हैं और खाली हो जाती है टंकी। अगली इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर तीनों पाइप मिलकर काम करें, मतलब ये ए और बी और साथ साथ लीकेज अपना काम अगर करती चले, तो इस टंकी को भरने में 20 मिनट का टाइम लगता है। अब आप क्या करो, सबसे पहले तो लो इनका एलसीएम, जो कि बनेगा 120, और ये फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए आपको मानना है कैपेसिटी ऑफ टैंक। उसके बाद आप इनकी क्षमताएं निकाल लो। 120/24 आप बोलोगे 5, मतलब ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 4 और तीनों की क्षमता 120/20 आप बोलोगे 6। अब ए और बी की क्षमता देखो आपको मिलाकर 9 नज़र आ रही होगी, जबकि तीनों की मिलाकर 6 है। तो इसका मतलब है वो 3 पानी जो जा रहे हैं ना, वो लीकेज से बाहर होता जा रहे हैं। तो लीकेज की क्षमता हमें मिल गई 3। और अगर मैं पूछूं कि ये लीकेज इस पूरी भरी हुई टंकी को कितने टाइम में खाली कर सकती है, आप बोलोगे 120/3, यानी 40 मिनट में। और हर मिनट जो लीकेज ने पानी बाहर किया है वो है 4 गैलन। तो 40 मिनट में टोटल जो पानी बाहर किया होगा वो 40 × 4 160 गैलन किया होगा। और पानी तो उतना ही बाहर हुआ होगा ना जितना टंकी में आ सकते हैं। तो इस टंकी की जो कैपेसिटी है वो 160 गैलन्स है। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब इस क्वेश्चन में हमें बता रखा है ए की जो सैलरी थी 1 जनवरी 2022 को वो इतना हुआ करती थी, फिर मार्च में वो 8% से बढ़ी, और फिर 5% से वो कम भी हुई अगस्त में, और लास्ट में 10% बढ़ भी गई नवंबर में। अब पूछा इन्होंने ये है कि जो तीसरे चेंज के बाद है नई सैलरी वो कितना बनी। तो अब इसको कर ऐसे सकते हो, देखो आप मान के चलो कि एक ही सैलरी थी पहले 100, फिर वो 8% से इंक्रीज़ हुई, आप समझ रहे हो 108 हो गई, और फिर यहाँ 5% से वो घटी भी है। तो 108 का 5% देखो आप निकाल सकते हो, 10% 10.4 10.8 होगा, तो 5% 10.8 का आधा यानी 5.4 आप इसमें से घटाओगे तो आपको मिलेगा 102.6। और फिर लास्ट में एक बारी 10% से इंक्रीज़ हुई है, और इसका 10% आप समझ रहे हो 10.26 होगा, जब आप जोड़ोगे 112.86 बनना चाहिए। अब हमें जो वैल्यू गिवन है देखो वो शुरुआती सैलरी की है इतना, मतलब ये है 100 की वैल्यू, और आप समझ रहे हो 100 इसको पूरा 1524 टाइम्स में कटेगा। तो जो लास्ट वाली सैलरी है अगर ये आपको निकालनी है तो सिंपली 1524 की मल्टीप्लाई करनी होगी। अब ये मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी, वरना आप एक काम और भी कर सकते हो। 1524 की मल्टीप्लाई 100 में तो आपको पता है कि 152400 आ जाएगा। तो बस आप मल्टीप्लाई जो करोगे ना 1524 की, वो सिर्फ 12.86 में कर लेना और इसमें जोड़ देना, और इंटीजर जो भी है राउंड ऑफ करके जो भी इंटीजर बनेगा आपको नज़र आ जाएगा इतना आंसर आते हुए। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको नज़र आ रहा होगा, एक टेबल आपको यहाँ दिखा रखी है और बताया जा रहा है कि 10 और 10 से ज़्यादा जिनका वेट है वो 24 बच्चे हैं, 20 और 20 से ज़्यादा किलोग्राम जिनका वेट है वो 18 बच्चे हैं, और इस तरीके से डाटा आपको दिखा रखा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट 10 किलोग्राम और 40 किलोग्राम के बीच में है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो आपको इस टेबल को अरेंज करना होगा। 10 और 10 से ज़्यादा का मतलब है ये सभी बच्चे जो मिलाकर है वो 24 है, मतलब 10 और मोर का मतलब मोर में तो सभी आ गए। तो आपको इसको अरेंज कैसे करना है, देखो 10 से 20 आप ऐसे इंटरवल बना लो, उसके बाद 20 से 30, उसके बाद 30 से 40, और आप ऐसे लास्ट तक भी बना सकते हो, बट सारा बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 10 और 40 के बीच पूछा है। तो 10 और 10 से ज़्यादा 24 टोटल बच्चों में से 18 बच्चे तो 20 और 20 से ज़्यादा हैं। तो आप बोलोगे 24 में से 18 माइनस करके पता चला कि इस रेंज में 6 बच्चे हैं। और ऐसे अगर आप 20 और 30 के बीच पता करना चाहते हो तो फिर से आपको डिफरेंस करना होगा इन दोनों नंबर्स का, जो कि 4 बन रहे हैं।
और बिल्कुल लास्ट में 30 से 40 के बीच जो बच्चे होंगे 14 माइनस 6 यानी 8। तो 10 और 40 के बीच में टोटल जो बच्चे हैं 6 और 4 10 और 8 18। 18 इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये रेस का एक क्वेश्चन है। रेस एक कॉन्सेप्ट है टाइम एंड डिस्टेंस में। सतीश मनोज को 40 मीटर की शुरुआत देता है एक 700 मीटर की रेस में। इसका मतलब है सतीश को तो रेस शुरुआत से ही भागनी पड़ेगी, यानी टोटल 700 मीटर। जबकि मनोज 40 मीटर आगे से रेस शुरू करेगा, तो उसको रेस ख़त्म करने के लिए इतना भागना है। आगे सतीश की हमें स्पीड भी गिवन है 9 किलोमीटर पर आवर। और कहता है कि सतीश ने बेशक शुरुआत दी थी मनोज को, लेकिन उसके बावजूद भी 40 सेकंड से हरा दिया। तो यहाँ से देखो आप कर क्या सकते हो, सतीश की स्पीड को पहले तो बनाओ मीटर पर सेकंड में, और उसके लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो स्पीड सतीश की बनी 5/2। अब सतीश की जो स्पीड बन रही है 5/2, तो इतनी स्पीड से उसने 700 मीटर भागने में कितना टाइम लिया होगा ये भी आप पता लगा सकते हो। तो 5 ने इसको काटा 140 टाइम्स और 142 सा, आप बोलोगे 280 सेकंड का टाइम लिया है। और मनोज ने देखो 40 सेकंड ज़्यादा लिए होंगे, तो आप बोलोगे 320 सेकंड। अब हमारे पास सतीश और मनोज का देखो डिस्टेंस भी है और टाइम भी है, और डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होती है, और हमें स्पीड का ही दोनों का रेशियो निकालना है। जबकि सतीश की स्पीड तो पहले से हमें पता है 5/2, बस मनोज की स्पीड को कैलकुलेट करने हैं। तो एक एक ज़ीरो काटने के बाद और आप इसको छोटा करते हो तो 33 और 16। बाकी इंटीजर्स में बनाने के लिए जैसे मर्जी आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब रेशियो बनाओगे तो ये 40:33 बनेगा। तो ये रहेगा इसका आंसर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। ये रेशियो का एक क्वेश्चन है। यहाँ आपको बता रखा है कि जो x है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y के स्क्वायर के, ऐसे आप लिख सकते हो। और अगर आप बीच में इक्वल्स टू लगाना चाहते हो तो करना ये होता है कि एक कांस्टेंट k को आपको मल्टीप्लाई कराना होता है। अब आगे देखो आपको बताया है कि अगर भाई y की वैल्यू 3 है तो x 2 है, मतलब आप यहाँ x को 2 रखो और y की जगह जब आप 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर आप समझ रहे हो 9। तो 9 उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ और k की वैल्यू आपको यहाँ आसानी से मिल गई 18। अब अगला फंक्शन ये है कि x की वैल्यू बताओ क्या होगी जबकि y 4 है। तो आपको दोबारा यहाँ पर y की जगह 4 पुट करने हैं। k की जगह तो आप 18 पुट करोगे, और y की जगह जब आप 4 पुट करोगे तो उसका स्क्वायर हुआ 16। और यहाँ से आपको x की वैल्यू 9/8 मिल जाएगी, जिसको मिक्स फ्रैक्शन में आप लिख सकते हो 1:1/8। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। परसेंटेज का ये क्वेश्चन है इलेक्शन से। कहता है कि इलेक्शन में 2 लोगों के बीच जो चुनाव हुआ है उसमें 3% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला, और जिन लोगों ने वोट डाला उनमें से 5% अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाले को 54% मिला है वैलिड वोट्स का, और वो जीत जाता है 11,058 वोट से। तो बताना है कितने लोगों ने वोट नहीं दिया। अब सबसे आसान तरीका इसका ये है कि आप मान लो x लोगों के नाम थे लिस्ट में, जिसमें से 3 ने वोट ही नहीं डाला, तो आप बोलोगे 97% लोगों ने वोट डाला, और उनमें से 5% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड बचे 95%। तो मतलब यहाँ तक ये वैलिड वोट्स आ चुके हैं, और इन्हीं वैलिड वोट्स का एक कैंडिडेट को 54% मिले, तो दूसरे को 46 मिला होगा। और हार जीत अगर देखी जाए तो वैलिड का 8% से हो रही है। तो इसके बाद आपको वैलिड वोट्स का ना 8% निकालना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कितने से हार जीत हुई है, और वो डाटा गिवन है 11058। तो बस आप यहाँ से सबसे पहले x की वैल्यू सॉल्व करो, और क्योंकि ये यहाँ पर जो x है वोटिंग लिस्ट है, मतलब टोटल लोगों के नाम बता रहे हैं, तो x की वैल्यू इंटीजर होगी, पॉइंट में नहीं जाएगी। तो अब इसको सीधा काटो, जिस मर्जी नंबर से सब कटेंगे। 97 से इसको सीधा काटते हैं, 1 टाइम्स 97 बचा 13 और 5 यानी 135। फिर एक बारी 97 बचा 388 यानी 4 टाइम्स। फिर आप इसको देखो 19 से काट लो 5 बारी, और इसको 6 बारी। 3 से घटा ये नंबर, 4 से घटा, 4 से ये नंबर 25 बारी कटा, और 5 से 20 बारी।
तो x की वैल्यू जो आपको मिल रही है देखो 20 × 25 यानी 500 गुना 100 50,000 और 3 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 1.5 लाख। टोटल यहाँ 1.5 लाख लोगों के नाम थे, लेकिन उनमें से 3% की वैल्यू आपको निकालनी है क्योंकि 3% लोगों ने ही वोट नहीं दिया था। तो जब इतने का आप 3% निकालोगे तो बिल्कुल आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा 4500। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 जो कि मिक्सचर का है, आपको बता रखा है कैन में 25 लीटर मिक्सचर है, वाटर और मिल्क है उसमें, इस रेशियो में 3 लीटर मिक्सचर का निकालना है, 2 लीटर इसमें मिल्क मिलाना है और इसी प्रोसेस को एक बारी फिर से दोहराना है और बिल्कुल लास्ट में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो देखो एक कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आप जितना मर्जी क्यों ना निकाल लो 25 लीटर में से, लेकिन जितना भी मिक्सचर बचेगा उस मिक्सचर में वाटर और मिल्क इसी रेशियो में बना रहेगा। तो इसलिए आपको शुरुआत में 25 को 1:4 में बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा 25 में से 3 पहले माइनस कर लो, मतलब रिमेनिंग मिक्सचर 22 बचा और अभी भी उसमें वाटर और मिल्क का रेशियो 1/4 ही रहेगा। अब आप 1/4 में इसको बांट लो और 1/4 में क्योंकि ये डेसिमल में जा रहा है तो आप 1 ज़ीरो बढ़ा सकते हो। जहाँ जहाँ आपको रियल डाटा गिवन है अब आपको ध्यान रखना है कि उसको एक एक ज़ीरो के साथ बड़ा कर लेना है, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि आंसर जो है वो लास्ट में रेशियो में है। अब 220 को इस रेशियो में बांटते हैं कि ये 5 की वैल्यू है, 44 टाइम्स में इसको आप काट सकते हो। तो 44 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता चला वाटर 44 है और मिल्क 176 है। और उसके बाद देखो आपको दो नहीं बल्कि 20, जैसे आपको समझाया था ज़ीरो बढ़ानी है तो 20 लीटर इसमें मिल्क भी ऐड करना है। तो अब देखो इस एक प्रोसेस के बाद वाटर और मिल्क इतने इतने हो गए जिनका नया रेशियो 11 और 49 बन रहे हैं। और अब आप एक बारी फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करोगे। अब जो टोटल मिक्सचर आपके पास है देखो 220 में आपने 20 मिला दिया 240 लीटर, और 240 लीटर में जो मिल्क और वाटर है, सॉरी जो वाटर और मिल्क है उसका रेशियो है 11 और 49। तो अब फिर से आप वही काम करो कि हमें सबसे पहले 30 लीटर मिक्सचर निकालना है, तो आप 30 इसमें से निकाल लो, यानी 210 में भी जो वाटर और मिल्क का रेशियो होगा वो इतना ही होगा और इस रेशियो में इसको बांटना है। देखो 11 और 49 60 होते हैं, 60 की वैल्यू इतना, तो 1 की वैल्यू आप समझ रहे हो 7/2 आ जाएगी और आप दोनों जगह 7/2 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको अब जो वाटर मिलेगा वो मिलेगा 77/2 और जो मिल्क मिल रहा है वो 49/7 से आप समझ रहे हो 343/2। और अब इसमें 20 जो है आपको फिर से मिल्क ऐड करना है, तो ये नंबर आप समझ रहे हो 383/2 हो गया और ये 2 से 2 तो कट ही गया। तो अगर वाटर और मिल्क का पूछा होता तो ये आंसर होता, लेकिन इन्होंने मिल्क इज़ टू वाटर पूछा है तो आप इसको बस इन्वर्स कर लेना और आंसर देखो आपको मिल जाएगा 383/77। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कहते हैं कि एक आदमी दिल्ली से नैनीताल x किलोमीटर/आवर की स्पीड से गया और वापस जो लौटा है वो 25 ज़्यादा स्पीड से वापस आया है। तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, मतलब अगर वो गया होगा 4 की स्पीड से तो आया होगा 5 की स्पीड से। और ये जो केस है अब 2 इक्वल डिस्टेंसेस का है और 2 इक्वल डिस्टेंसेस में एवरेज स्पीड का फार्मूला ज़रूर आपको पता होगा 2xy/x+y। हालांकि ये स्पीड हमारे पास रेशियो में है तो हम इन्हीं रेशियो वाले नंबर से एवरेज स्पीड निकालते हैं, यानी 2 इंटू में 4 इंटू 5/9 और हमारे हिसाब से 4 2 ज़ा 8 5 ज़ा 40/9, 40/9 यूनिट्स एवरेज स्पीड आ रही है। और हमें ये जो रियल गिवन है वो इतना है 93 3 ज़ा 279 और 1 यानी 280/3। तो यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो। आप बोलोगे 280/3 और इधर आकर ये 9/40 हो गया, ऐसे 1 यूनिट आ गया। और आपसे पूछा जा रहा है सम ऑफ स्पीड, यानी 4 + 5 9 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो आप इंटू एक 9 और कर दो यहाँ,
और अब इसको कैलकुलेट करो। तो 40 से देखो ये नंबर 7 टाइम्स में कटा, 3 से ये नंबर 3 टाइम्स में, और 7 3 ज़ा 21 9 ज़ा, बिल्कुल आपको आंसर मिल जाएगा 189। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 फिर से टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। आपको बताया जा रहा है कि एक आदमी 180 किलोमीटर कार से चलता है और स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ टाइम कितना लगा होगा, तो आप 180 को 48 से डिवाइड करोगे और ये नंबर 6 से काटोगे 8 बारी और 6 से 30, यानी 15/4, जिसको आप 3.75 भी लिख सकते हो। तो आप बोलोगे यहाँ टाइम लगा 3.75 आवर्स। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 1700 किलोमीटर देखो प्लेन से इस स्पीड से चला गया, तो यहाँ भी आप टाइम निकाल सकते हो 1700/680, और 17 से देखो 10 टाइम्स में कटा और ये 4, तो 5/2 यानी 2.5 घंटे। आप बोलोगे यहाँ लगे 2.5 घंटे। और आगे अगर आप पढ़ते हो तो आपको ये भी बता रखा है कि 300 किलोमीटर एक्स की स्पीड से भी चले हैं और टोटल एवरेज स्पीड जो रही है वो 218 रही है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो टोटल डिस्टेंस आप यहाँ कर सकते हो 1700 प्लस 180 प्लस 300, और ये बनेगा 2180। और अगर आप इसको डिवाइड करते हो टोटल टाइम से, हालांकि टोटल टाइम नहीं है हमारे पास, हम एवरेज स्पीड से अगर इसको डिवाइड करें 218 से, तो टोटल टाइम आ जाएगा, और टोटल टाइम आ रहा है पूरे 10 घंटे। और 10 में से देखो इन दोनों को अगर आप जोड़ लेते हो तो ये बनता है 6.25, तो 10 में से 6.25 यहाँ लगे तो बाकी 3.75 घंटे में, यानी कि ये 300 किलोमीटर चला गया होगा। तो यहाँ आप निकाल सकते हो कि स्पीड क्या रही होगी, यानी एक्स की वैल्यू। आप इसको सिंपली यहाँ सॉल्व करोगे, 25 से ये 4 टाइम्स में, और 25 1 से 25 और 15, तो 80 किलोमीटर पर आवर आपकी आ जाएगी स्पीड। क्वेश्चन नंबर 20 पार्टनरशिप का है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो ये रेशियो आपको फ्रैक्शन में गिवन है उसको सिंपल फ्रैक्शन बनाने हैं, और उसके लिए आपको इन तीनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा जो कि है 12। तो 12 का 1/2 आप समझ रहे हो 6 होगा, 1/3 4 होगा और 1/4 3 होगा। तो इस रेशियो में ABC ने पैसा लगाया था, हालांकि 3 महीने बाद ए ने 1/3 वापस ले लिया। तो 6 का अगर मैं पूछूँ 1/3 क्या होता है, तो आप बोलोगे 2, तो 2 वापस ले लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए ने 6 लगाया था वो तो 3 महीने तक यूज़ हुआ, और उसके बाद इसके एक नई इन्वेस्टमेंट बनी, मतलब 2 वापस निकाल लिया तो 4 बची। अब एक चीज़ और भी देखो ध्यान देने वाली है, प्रॉफिट लिया जा रहा है 10 महीने के एंड में, तो आपको टाइम हर जगह 10 महीने दिखाने हैं, और 3 महीने ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप बोलोगे 7 महीने और दिखा देते हैं। ऐसे ही देखो बी ने क्या किया, 1/2 और भी लगा दिया अपनी कैपिटल का, और वो भी 3 महीने बाद। तो बी का ये वाला पैसा तो 3 महीने चला, उसके बाद इसका हाफ आप समझ रहे हो 2, तो 2 और भी लगा दिया, यानी कि अब 6 चलेगा उसका अगले 7 महीने। जबकि सी का कोई चेंज नहीं है, तो ये वाली इन्वेस्टमेंट पूरे 10 महीने चलानी है। और अब प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा, पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं, 18 + 28 यानी 46, और ये बन रहे 12 और 42 यानी 54, और 3 × 10 30। आप इसको और भी छोटा कर सकते हो, फाइनली जो रेशियो बनेगा प्रॉफिट्स का वो 23:27:15 बना, और इसी रेशियो में हमें टोटल पैसा बांटना है इतना। तो देखो इसको आप टोटल करते हो तो ये 65 बन रहे हैं, और 65 की इतनी वैल्यू है। आप इसको जब 65 से काटोगे तो ये आसान है, 13 से कटता नजर आ रहा है 5 बारी में, और 13 से आप इसको काटोगे 4 ज़ा और 0 2 और 0, फिर इसको अगर हम 5 से काटें तो 804, एक यूनिट की वैल्यू 804, और बी का शेयर हमसे पूछा जा रहा है, यानी आपको निकालनी है 27 की वैल्यू, और 7 4 ज़ा 28 का 8, मतलब यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए, और इस बार वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर होगा इसका सी ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। ये क्वेश्चन है LCM HCF से।
यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट हैं जिनको हम ऑडिटोरियम में बिठाना है उनको, और अगर हम हर रो में इतने इतने स्टूडेंट्स को बिठाएं तो 3 स्टूडेंट्स रह जाते हैं बैठने से। लेकिन अगर हम हर रो में 15-15 स्टूडेंट्स को बिठाते हैं तो फिर ईज़िली सारे बच्चे बैठ जाते हैं। तो कितने यहाँ पर कम से कम बच्चे होने चाहिए, जबकि 1000 से इनको ऊपर लेने हैं। तो देखो ये LCM SCF का कॉन्सेप्ट है। यहाँ आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि जब आप इनमें से किसी भी नंबर से उसको डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, और जब आप 15 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, और ऐसा नंबर 1000 से ऊपर होना चाहिए। तो इसको या तो आप प्रॉपर तरीके से करो या फिर आप इसको ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हो, और वही एग्ज़ाम में बेस्ट अप्रोच रहेगी। करना क्या है, देखो ये सभी नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि 15 से ये नंबर कटना ज़रूरी है। तो 15 से आप देखोगे इनमें से कौन सा नंबर कट रहा है या कौन सा नहीं कट रहा। और बल्कि 15 में भी आप डिविजिबिलिटी चेक करो, 3 इंटू 5 मतलब 3 और 5 दोनों से नंबर कटना चाहिए। 5 से तो आपको कटते नज़र आ ही रहे होंगे सारे नंबर, और 3 का डिविजिबिलिटी सम ऑफ डिजिट होता है। तो 3 और 6 9 और 6 15 कट रहा है ये 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, तो 15 से भी कटेगा। ऐसे ही आप चेक करोगे तो सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं 15 से कट ही रहे हैं। अब आपको यूज़ करना होगा इस वाली कंडीशन का। इस वाली कंडीशन के हिसाब से देखो किसी भी नंबर को इनमें से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो इसका मतलब है अगर मैं इन सभी में से 3 माइनस कर लूँ तो फिर रिमेनिंग जो नंबर बचेगा वो इन सब से पूरा डिवाइड होना चाहिए। जैसे यहाँ 3 6 5 7 बन रहे हैं, यहाँ आप देखोगे 4 1 8 2 बन रहे हैं, इधर बन रहे हैं 4 7 5 2, और इधर बन रहा है आपका 3 2 2 2। तो 3 सब में से मैंने घटा लिया, और अब चेक करते हैं। कोई भी एक नंबर आप पकड़ लो, 8 से देख लेते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा 8 से ये तो बिल्कुल नहीं घट सकता। और इस नंबर को अगर चेक करें तो लास्ट की 3 डिजिट्स को चेक करना होता है। जब आप चेक करोगे तो ये नंबर भी 8 से नहीं घट रहा। 8 2 16 बचा 2 और 2 22 नहीं आता। इस नंबर को अगर आप चेक करते हो लास्ट की 3 डिजिट, तो ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में आपको लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होती नज़र आ रही है, और ये अकेला ऑप्शन बचा है, तो बस यही आंसर होगा। तो मतलब ये समझाने में ज़रूर टाइम लगा है, लेकिन आप इसको अप्लाई करो तो ये सेकेंड्स का काम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाते हैं। यहाँ आपको बता रखा है सिंपल इंटरेस्ट जो है 12% की दर से 3 साल में इतने रुपए हैं। तो आपको बताना है कि अमाउंट कितना होगा 2 साल के एंड में। अब देखो ये जो 17514 वैल्यू है ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, और 12% के हिसाब से 3 साल में आप समझ रहे हो सिंपल इंटरेस्ट 36 बनेगा। तो यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकाल सकते हो और मल्टीप्लाई करो जितने की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालनी है 2 साल के बाद अमाउंट की। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस 2 साल का इंटरेस्ट यानी 24। तो बस 124 की वैल्यू आपको निकालनी है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मतलब इसको काट लेते हैं 9 से 4 बारी, और 9 से देखो ये नंबर भी कट ही रहा है, 9 1 जा 9 और 9 4 6। इधर 4 से आप इसको काटोगे 31 टाइम्स में कटा, और यूनिट डिजिट फिर से यूनिट डिजिट आप चेक करोगे सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो मतलब ये यूनिट डिजिट वाला जो कॉन्सेप्ट है इससे जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है। 23 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप खुद से कर सकते हो। 24 क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री का भी एक क्वेश्चन है इस पेपर में। करना क्या है, देखो कॉट थीटा की वैल्यू 4/3 गिवन है, और कॉट थीटा जो होता है अच्छे से आपको पता है कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो अगर मैं मान लो इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन थीटा से डिवाइड कर लूँ, तो आप बोलोगे 5 - 3 कॉट थीटा ऊपर बचेगा, और नीचे भी अगर आप साइन थीटा से डिवाइड करते हो तो 5 + 3 कॉट थीटा बचेगा। और अगर मैं 3 को यहाँ से हटा के मान लो यहाँ लिख दूँ, तो 3 कॉट थीटा की वैल्यू आपको नज़र आ रही है। आप सीधा यहाँ 4 लिख दो, तो ऊपर 5 में से 4 गया 1, और नीचे 5 और 4 9।
तो आंसर होगा 1/9। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 25, टाइम एंड वर्क से है। कहते हैं एक्स किसी काम को 12 दिन में कर सकता है जबकि वाई की कार्य क्षमता एक्स से 20% कम है। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। अगर आप मानते हो एक्स की क्षमता 5 तो वाई की क्षमता होगी 4, मतलब ये हो गया इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात। अगर जो दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं तो फिर कितना काम बचा। अब सबसे पहले देखो आपको टोटल वर्क बनाने हैं जो कि एफिशिएंसी इनटू टाइम होते हैं। यहाँ टाइम आपको एक्स का गिवन है और क्षमता यहाँ गिवन है, तो 12 गुना 5 यानी टोटल वर्क 60 हुआ। और 5 दिन इन्होंने मिलकर काम किया है और एक दिन का काम 5 और 4 इनका 9 है, तो यानी 45 काम हो चुका है। अब उसके बाद एक्स ने छोड़ दिया और कहता है कितना काम बचा। तो आप देख पा रहे हो 15 काम बचा, लेकिन आपको बताना होगा आउट ऑफ कितने में से, यानी 60 में से। और 15/60 का मतलब 1/4। तो 1/4 इस क्वेश्चन का आंसर है और यहाँ ये पेपर ख़त्म होते हैं। बाकी जल्द मिलते हैं किसी नई आंसर की के साथ, जब तक आप इसको अच्छे से कंप्लीट करो। थैंक यू।